नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक बागला है और आज हम फिर से शुरू करेंगे एमसीक्यू संविधान का भाग 6। तो पहला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन शोर, मैकाले, बेंटिंग, क्लाइव। जॉन शोर, मैकाले, बेंटिंग, क्लाइव। बताइए जरा। यस, आंसर ठीक है सबका, मैकाले थे। लेकिन हमें यह भी याद रखना है, जो प्रथम विधि आयोग है वो बना था 1834 में। कब बना था? 1800, यहां पर लिख देते हैं, 1834 में बना था। और ये 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से बना था। 1833 का चार्टर एक्ट आया, 1833 का चार्टर एक्ट आया और उसके माध्यम से ये बना विधि आयोग। ओके, और ये वही मैकाले जो कह रहे थे कि जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा। यानी कि नीति निर्देशक तत्व में लिखा है कि राज्य ऐसे काम करेगा, ऐसा प्रयास करेगा कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो जाए। अगर दोनों मिल जाएंगी तो क्या होगा? करप्शन, कोई पूछने वाला ही नहीं। ठीक है ना? तो ये व्याख्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, 50, 41, 44। अलग अलग करना है, 50-50 करना है, 50-50 बिल्कुल अलग। ठीक है, आंसर हो गया ये अनुच्छेद 50। ओके, लेकिन ये भी अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इनको भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 39 में दो तीन महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं कि एक तो निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि बिना विधिक सहायता के कारण वो न्याय मिलने से वंचित रह जाए। तो समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता 39 क में है। ख में है, सार्वजनिक धन का जो उपयोग हो सार्वजनिक हित के लिए, यानी कि सभी के धन का प्रयोग कैसे हो? सभी के हित के लिए। और दूसरा, धन का समान वितरण, यानी कि जो भी धन है, चाहे संचित धन है, भाई अल्टीमेटली है तो भारत की जनता का ही धन ना, जो भी संचित निधि में जा रहा है, टैक्स के माध्यम से जा रहा है या सेवाओं के माध्यम से जा रहा है, तो उसमें लिखा है धन का समान वितरण, यानी कि पूरे देश में धन का समान वितरण हो, अलग अलग क्षेत्रों में। ऐसा ना हो कि सारा पैसा एक ही जगह लग जाए। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 में लिखा है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, सरकार धीरे धीरे इस पर काम कर रही है, जैसे पंचायती राज को मैंडेटरी कर दिया। उसके बाद जो शिक्षा वाला अधिकार है, भाई इसको भी मौलिक अधिकार बना दिया 21 क में। ठीक है ना? 21 क अनुच्छेद जोड़ दिया, मौलिक कर्तव्य भी बना दिया 11वां। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि उनको स्कूल में ले जाए। ठीक है, तो इस तरह से काम कर रही है धीरे धीरे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो सरकार प्रयास कर रही है। तो 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार महत्वपूर्ण है। 42 में क्या है बताइए? मानवोचित दशाएं, यानी कि ठीक है आपने काम दे दिया, मानवोचित दशा मतलब वहाँ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखा होना चाहिए, शेडो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मशीन दे दी और बेचारा धूप गर्मी पसीने में काम कर रहा है। ओके, और निर्वाह योग्य मजदूरी, 43 में निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि उसको इतनी मजदूरी पैसे मिलने चाहिए कि वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके। 44, अनुच्छेद 44 में लिखा है एक समान सिविल संहिता। 44 महत्वपूर्ण है, देखिए, एक समान सिविल संहिता। देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में जो है कानून हमारे अलग अलग हैं। अगर आप फौजदारी कानूनों की बात करें, फौजदारी मतलब जैसे लड़ाई झगड़े वाले हैं, मर्डर वाला है, ठीक है, मार पिटाई वाले हैं, तो ये फौजदारी कानून है। तो ये सबके लिए समान है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। ठीक है, इसमें तो ठीक है। लेकिन अगर दीवानी मामले है, दीवानी मतलब जैसे तलाक से संबंधित है या जमीन जायदाद से संबंधित है, बच्चों को गोद लेने से संबंधित है, तो ये हिंदुओं के लिए अलग है और मुस्लिमों के लिए अलग है। ठीक है, और भी इस तरह के कुछ कानून है। तो एक समान सिविल संहिता का जो प्रावधान है नीति निर्देशक तत्व में किया हुआ है 44 में,
और राज्य प्रयास करते हैं इसको लागू करने के लिए। दुर्भाग्यवश केवल एक ही राज्य में अब तक लागू हुआ ये, और उसका नाम है गोवा। ओके, तो बात समझ में आ रही है समान सिविल संहिता क्या है? यस, अनुच्छेद 44 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है, कौन से अनुच्छेद में? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, बताइए। बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, सबका आंसर अनुच्छेद 1 में है, भारत राज्यों का एक संघ है। 2 में भी पढ़ लेते हैं, क्या है 2 में? क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, ठीक है, तो उनको भारत में धीरे धीरे मिला गया। किसी को पहले यूनियन टेरिटोरी बनाया गया, ठीक है, फिर राज्य बनाया गया और फिर भारत में विलय, ठीक है। तो अगर नए राज्यों का प्रवेश है तो अनुच्छेद 2, और नए राज्यों की स्थापना है, जैसे 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 उत्तराखंड से यूपी बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ओके, तो ऐसा अगर करना है तो अनुच्छेद 3 में है। डिफरेंस समझ में आ रहा ना 2 और 3 में? 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, बाहर वाले। 3 में है अंदर ही एक किसी राज्य को बनाना, क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन आदि। और 2 और 3 की जो विधियां हैं, करना कैसे है, वो अनुच्छेद 4 में है। क्लियर? विधियां अनुच्छेद 4 में है। आगे बढ़ते हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956। पुनर्गठन अधिनियम 1956 का आधार क्या था? राज्यों का आकार था, प्राकृतिक संसाधन थे, भाषा थी, नदी जल विवाद था, क्या था? यस, भाषा। बहुत सारे राज्य बने ऐसे। पहला राज्य कौन सा बना था, बताइए जरा। भाषा के आधार पर बना पहला राज्य, यस, आंध्र प्रदेश। रामोलू थे वहां के नेता, और 53 में उन्होंने भूख हड़ताल की और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, ठीक है ना। तो भाषा आधार है। आगे, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग सीएम को, अर्थात मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, गृह मंत्री को, राज्य के मुख्य न्यायाधीश को, बताइए जरा। यस, राज्यपाल को। आगे, सीईसी का कार्यकाल, सीईसी का कार्यकाल बताइए। सीईसी सीईसी मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 5 से 65 है, इनके 5 साल है या 65 एज तक है? 6 साल है, 65 एज तक है, 5 साल 70, 6 साल 70 इस तक, बताइए। यस, मैंने आपको अच्छे से समझा था, इससे पहले डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था। क्या है सीईसी का? यस, 6 से 65 पढ़ा था ना हमने, 6 से 65। और किसका पढ़ा था? यस, सुप्रीम कोर्ट का, सारे सदस्यों का, और संघ लोक सेवा आयोग का, इनका सबका क्या है? 6 से 65। आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था, पंचायतों के कार्यकाल की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में बताइए? 241, 242, 243, 244। रिप्लाई कीजिए। यस, 243 में, 243 में। और ये हमने पढ़ा था 73वां संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, और अप्रैल यानी कि चौथे महीने में, शायद 25 अप्रैल था, अप्रैल 1993 को हुआ था। और इसके तहत भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 था, 243 भी था, और 243 से लेकर क से अण तक भी था। तो ये भी आपको याद रखना है, 243 और 243 कण, क से 243 क से 243 अण तक। और क्या पढ़ा था? यस, और अगर 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 नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ था 74, और 74 हुआ था, वो भी 93 में हुआ था, जून 93 में हुआ था, जून 1993 में हुआ था। और उसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए वो जोड़े गए 243 और त से यच तक, त से यच तक। ओके, अगर नगर पालिका वगैरह आपसे पूछे, नगर निगम, तो कौन सा अनुच्छेद? 243 त से यच तक। और सहकारी समिति भाग 9 ख जोड़ा गया, 9 में पंचायत, 9 क में नगर पालिका, और 9 ख में जोड़ा गया सहकारी समिति, सहकारी समिति। ओके,
और सहकारी समिति जब जोड़ा गया तो इसमें जो अनुच्छेद है सहकारी समिति से संबंधित 243 यद से लेकर यन, आप याद कर लीजिए, यद से यन, यद से यन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों पूछते रहते हैं बार बार घुमा घुमा कर। प्रश्न नेक्स्ट, भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए, बताइए जरा। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1967 में, 71 में, 77 में, 80 में, बताइए जरा कब हुए? यस रिप्लाई कीजिए। यस बिल्कुल, देखिए 71 में हुए। अब देखिए क्या हुआ, दरअसल जवाहरलाल नेहरू के समय से ही कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे मतभेद हो रहे थे और उसके बाद इंदिरा गांधी के समय मतभेद बिल्कुल उजागर हो गए और ये हुआ कि 1969 में जो मोरारजी देसाई भाई साहब थे, मोरारजी देसाई थे जो जनता दल सरकार में मुख्य प्रधानमंत्री भी रहे, तो 1969 में मोरारजी देसाई को क्या है, उनको निष्कासित कर दिया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। और पहला जो मध्यावधि चुनाव हुआ, पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ? 1971 में। नेक्स्ट, भारत में किस हाईकोर्ट का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है? भारत में किस हाईकोर्ट उच्च न्यायालय का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है? बंबई, इलाहाबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी, बताइए जरा किसका है, बताइए किस में से? यस किसका है? यस गुवाहाटी का। अब देखिए गुवाहाटी क्या दिख रहा है, गुवाहाटी का असम में है, तो एक तो असम हो गया, उसके बाद हो गया अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हो गया नागालैंड और मिजोरम। ओके, 4 राज्यों का देख रहा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो सबसे बड़ा जो न्यायिक क्षेत्र है गुवाहाटी का है। पंचायती राज किस सूची से संबंधित है? पंचायती राज अवशिष्ट, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। तो नोट कर लीजिए ये राज्य सूची है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही कारण है कि कई जगह पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, कहीं 2 स्तरीय है और उनके लिए भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अलग अलग कानून है, थोड़ा काफी कुछ चेंज है। संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होते? जो 6ठी अनुसूची है उसमें कुछ प्रावधान लिए गए हैं, वो किस राज्य में लागू नहीं होते? तो 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा मिजोरम आप ये समझ लीजिए जो कर्क रेखा में नॉर्थ ईस्ट वाले 2 टच होते हैं ना, अगर आपने पढ़ा हो कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो लास्ट में नॉर्थ स्टेट के उत्तर पूर्व राज्यों के 2 राज्य टच होते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, तो वही वाले हैं त्रिपुरा मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक बार बोलिए मेरे साथ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बोलिए। यस गुड। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में के जो एसटी क्षेत्र हैं, जो एसटी क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में अनुसूची 6 में उपबंध है। तो असम, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में, तो किस में नहीं है? गोवा। तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। ओके, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, बताइए जरा। यस, राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, प्रणब मुखर्जी, बताइए फटाफट, रिप्लाई कीजिए। यस, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए लाया गया? इस पर पहले भी हमने चर्चा की थी, यहां पर भी की थी। 73वां संविधान संशोधन 93 में आया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए लाया गया और नीति निर्देशक तत्वों में इसकी पहले से व्यवस्था है और वो है अनुच्छेद 40। और अनुच्छेद 40 में क्या? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत। ओके क्लियर। लास्ट प्रश्न है, कैग का कार्यकाल कितना है? बताइए, 6 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल। यस,
6 साल है, बिल्कुल। और जो कैग की व्याख्या है वो है अनुच्छेद, बताइए जरा, रिप्लाई कीजिए। यस, अनुच्छेद 148 में कैग की व्याख्या है। ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा। हाँ, अंत में मैं आपसे अच्छा ये एक प्रश्न छोटा सा पूछना चाहूंगा। ये बताइए कि विश्व को सबसे ज्यादा हानि कौन लोग पहुंचाते हैं? सोचिए जरा। सबसे ज्यादा विश्व को हानि पहुंचाते हैं नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच वाले लोग, नकारात्मक सोच वाले लोग। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होंगे। ठीक है, आपको पग पग पर डिमोटिवेट करेंगे, पग पग पर डिमोटिवेट। क्या कहेंगे? अरे वो तो बड़ा ब्रिलियंट है, वो तो उससे नहीं हुआ तो तुझसे कैसे होगा? अरे वो तो दिल्ली कोचिंग करके आ गया, वो तो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा, इतने साल से तैयारी कर रहा, उसका नहीं हुआ तो आपका कैसे हो जाएगा? ठीक है ना? तो इस तरह की बातें वो करेंगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव लोग मिले, चाहे कोई भी हो, नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल दूर हो जाइए। और अगर घर में ही है तो साइलेंट मोड में आ जाइए, उनकी नेगेटिविटी को घुसने ही नहीं देना है बिल्कुल भी। ठीक है, वरना आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर देंगे बिल्कुल, आपको हर बात में डिमोटिवेट करेंगे। तो नेगेटिव लोगों से बचना है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ। और डेली मोटिवेट होना है, सेल्फ मोटिवेट होना है, उस बात को याद करना है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना? तो ठीक है, समापन करते हैं आज के डिस्कशन का। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट विषय के साथ। तो नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।